और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। देश का मूड क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही मूड है कि बेटी के लिए न्याय होना चाहिए। का चुप साधन हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। एक जघन्य अपराध हुआ एक लड़की के साथ, हस्ती का क्या विषय? ना मैंने वीडियो देखा है ना मैंने वो घटना 3 दिनों की वीडियो नहीं देखा। टीवी में हर बात में अगर लैपटॉप पे दिखाएंगे तो लाइव डिबेट गाइड नहीं करा रहे आप। लैपटॉप कहाँ जाने मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आप सत्ता में रह के को समाजवादी पार्टी, वो देखो आरजेडी, वो देखो कांग्रेस। अरे कांग्रेस का पत्ता तो डाल लिया। कांग्रेस का कोई पत्ता डाला पत्ता डाला यही क्या आपकी तरफ बोलने लगा? उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। आप उद्धव जी कहते हो बताओ ना। अनिल जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही नहीं। हमारे प्रवक्ता से माइक हटा लो। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। लोकसभा चुनाव के करीब 3 महीने बाद राज्यों में विधानसभा चुनाव वाला एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर से झारखंड तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक चुनावी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजर टिकी है जम्मू कश्मीर पर, जहां धारा 370 हटने और के बाद और 10 साल बाद पहला विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 370 को फिर से लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूती से फारूक साहब के साथ खड़े हैं, यानी इनका गठबंधन हो गया है। और उधर महाराष्ट्र में बड़ी सियासी घटना हुई है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का पटका डालकर यह कह दिया कि राजीव गांधी को पहचानने में उनसे देर हो गई है। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन को भरा झटका लगा है। उनकी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो आज राज्यों की चुनावी हलचल पर, जनता के मूड पर, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर से कन्याकुमारी सियासत हो रही है भारी और कुछ सर्वे भी आए हैं। वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्या मोदी की पकड़ मजबूत है या मोदी की पकड़ कमजोर हो गई है? तमाम सवालों के जवाब ये देश है हमारा के आज के एडिशन में। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा से चुनावी रण का आगाज हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीतने पर 370 की वापसी और पाकिस्तान से बातचीत का वादा किया है और कांग्रेस वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था? इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे।
उमर अब्दुल्ला जी को आज तो सच बोल देना चाहिए कि कब्र में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। उधर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। 20 अगस्त को कांग्रेस के सद्भावना दिवस संकल्प रैली में उद्धव ठाकरे पहुंचे। उन्होंने वहां कांग्रेस का पटका पहना, साथ ही कहा कि राजीव गांधी को समझने में देरी हुई। अगदी राजीवजींबद्दल सुद्धा सडेतोड शब्दामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी टीका केली, पण कधी त्या काळामध्ये शिवसैनिकाच्या घरी ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय आलेलं मला आठवत नाही। माझ्या मनात राजीवजींबद्दल हीच एक भावना नेहमी राहिली की सज्जन आणि सभ्य माणूस, सुसंस्कृत माणूस। उधर झारखंड में चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खुलकर बगावती बिगुल बजा दिया और विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। एक बहुत बड़ी भूल, राजनीतिक भूल चंपई बाबू ने किया है। सुधारने का मौका अगर अभी भी है तो सुधार लें। एक सुनहरे भविष्य को छोड़कर वो अंधकारपूर्ण अपने कैरियर की ओर जा रहे हैं। आदरणीय चंपई सोरेन जी के साथ जो व्यवहार हेमंत सोरेन जी ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, सत्ता के लिए आदरणीय सोरेन जी का परिवार किसी भी हद तक जा सकती है। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बाद आई पहली अग्नि परीक्षा में कौन बाजी मारेगा। तो आज की चर्चा के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गठबंधन के लिए विचारधारा और देश हित की अनदेखी हो रही है, मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, राज्यों में चुनाव मोदी 3.0 का इम्तिहान है या इंडिया अलायंस की विश्वसनीयता का, यह एक बड़ा सवाल है। और तीसरा मुद्दा महिला सुरक्षा, क्या विपक्ष की कमजोर कड़ी बन गई है। कन्नौज, अयोध्या और कोलकाता, क्या विपक्ष के लिए यह टेढ़ी कीर बन गई है, इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है कि सपा सुप्रीमो बलात्कारियों के साथ जाके क्यों खड़े हो गए हैं। और आज की इस चर्चा में मेरे युवा मित्र हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। और मेरे साथ आज एक बड़ा पैनल है इस पे चर्चा करने के लिए। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। तो टीम एनडीए एक तरफ है और टीम इंडिया से मेरे साथ हैं सपा के लोकप्रिय प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। तो डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आपसे करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी सियासत हो रही है भारी, देश का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? देखिए, सवाल यह है कि मेरा मूड एक ही रहता है कि कैसे समाज के अंदर में जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिल जाए, कैसे महिला सुरक्षित हो, कैसे छात्रों के पर्चा लीक ना हो, कैसे किसानों को उनका हक मिल जाए, और समाज के अंदर में कैसे महंगाई कम हो। इसके पक्ष में मैं हमेशा रहता हूं, मैं इसी की मांग करता हूं और इसी पे हम लोगों ने अभी 2024 का चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। कन्नौज में क्या मूड है? अयोध्या में क्या मूड है? वहां भी बता रहा हूं। कन्नौज में जिस नेता के ऊपर में रेप का आरोप है, वो नेता समाजवादी पार्टी को 5 साल पहले से निकाला गया। अगर मान लो कोई नेता किसी दल में हो, सरकार वहां योगी जी की है, तो इसके मतलब कि बीजेपी की सरकार में वो हनक खत्म हो गई है। महिलाओं पर अत्याचार करने की हिम्मत पड़ रही है लोगों की, कैसे पड़ रही है, तो जवाब तो सरकार को देना होगा। और उसी व्यक्ति को 4 अगस्त को वहां के एसपी साहब, वहां की पुलिस एसपी उनका सम्मानित कर रहे थे कि सर्वोच्च अच्छे नागरिक हैं। तो सरकार जब सम्मानित कर रही हो और उसके बाद जब ये आदमी इस तरह की घटना करता है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। फिर ये जिम्मेदारी तो सरकार लेने को क्यों नहीं तैयार है? आप कलकत्ता में कहते हो ममता जी दोषी है, क्योंकि वहां ममता जी की सरकार है, वहां जो हैवानियत हुई है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में आ जाते हो तो यहां विपक्ष दोषी हो जाता है। ये कैसे चलेगा? माने जहां आपकी सत्ता वहां आप जिम्मेदारी लो कि आपसे गलती हुई है। विपक्ष हर जगह जिम्मेदार होगा, ये कैसे हो सकता है? सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं, एक सेकंड और। कलकत्ता से बात शुरू होती है, जो वहां दरिंदगी हुई है उस दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बदलापुर में जिस तरह की घटना हुई है, नौगांव असम में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उस पर जवाब कौन देगा? उस पर क्या हम जवाब देंगे? लेकिन क्या गठबंधन के लिए विचारधारा और देश हित के साथ देखी हो रही है? शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले आपने पूछा देश का मूड क्या है। मैं बता सकता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोलकाता से कच्छ और कन्नौज तक एक ही मूड है कि बेटी के लिए न्याय होना चाहिए। और जिस प्रकार से कोलकाता की बेटी के साथ जघन्य अपराध किया गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से चुने गए सांसद कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर हंसते हैं। ये बेटी के लिए न्याय मांगने का ढोंग करते हैं। कपिल सिब्बल ने खड़े होकर हंसने का काम किया।
राहुल गांधी पता है क्या बोलते हैं? राहुल गांधी को पूछा गया तो बोलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं आरजी कर मामला जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। राकेश टिकैत जिनके साथ ये लोग घूम रहे थे वो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। मुझे एक बयान दिखा दीजिए बदलापुर में कि किसी ने कहा कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है बदलापुर में वो बेटियों के साथ न्याय जब हम मांग कर रहे थे लोग। एक बयान बता दो। वहां के प्रिंसिपल को तुरंत हटाया गया, पुलिस ऑफिसर को हटाया गया। और मुझे एक बार बता दीजिए कि हाथरस की घटना हो इस पर 10 चर्चा हुई, मणिपुर की घटना हो इस पर 10 चर्चा हुई। आज मुझे बता दे कि इन्होंने कितनी बार जाकर कोलकाता में उस बेटी के साथ न्याय की मांग की, बेटी के परिवार के घर पर गए और ये लोग बता दे। अरे इतनी उत्साह क्यों है आपको? बताइए ना। राहुल गांधी कहां है? प्रियंका वाड्रा कहां है आज? और आखिरी बात, राहुल गांधी को पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माता पिता ने कहा कि ममता बनर्जी सबूत मिटाओ, अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ, आवाज दबाओ, पर बेटी को न्याय मत दिलाओ कर रही है। और आज अखिलेश यादव जी पता है क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने आपके लिए बताता हूं, ये इसको बोलते हैं सब लोग चुप हो जाओ। क्योंकि कन्नौज की बात करें ना, कन्नौज में इनकी नेत्री है जूही सिंह, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो तो अच्छा है, बेटी का नार्को टेस्ट कराओ। 15 साल की बेटी कौन सी नौकरी मांगने आई थी? एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार मोहित खान, इनके 65 साल के बुढ़े नेता ने किया अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि बेटी का डीएनए टेस्ट कराओ। ये पीडीए वाले 12 साल की निषाद समाज की बच्ची का रेप होता है तो ये बोलते हैं कि मोहित खान को पार्टी से नहीं निकालेंगे। पूछे निकाला कि नहीं निकाला? यही पहलवान महिला यहाँ पे रोड पे घसीटी गई थी जो देश के लिए मेडल जीतती हैं। आप चुप्पी मारे बैठे रहे, उनको रोड पे घसीटा गया। क्यों नहीं बोले आप? चुप्पी मारे क्यों नहीं बोले? चुप मार के बैठे रहे आपने, कोई नहीं, कुछ नहीं किसी ने बोला। और उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में आप अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हो। कहां है बुलडोजर आपका? बुलडोजर कहां गया? बीएचयू में बच्ची के साथ 3 बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने अन्याय किया, बुलडोजर नहीं गया। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, बदलापुर की नहीं करेंगे। बीएचयू में उन तीनों लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल में है, और उसके अलावा उनको पार्टी से निकाला। इतना मोहित खान को निकालो ना, फिर 12 साल की बच्ची का रेप किया। छोड़ दीजिए भाई, ऐसे इंटरप्शन करना है तो फिर मैं भी अपना, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप आपकी हुई या नहीं? मेरे तरफ कह रहे हो आपका सब मेरा। अरे तो आप तो मुझ पे कह रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। क्या सब मेरा ही है? तो अमीश जी देखिए, जब ये डिबेट हारते तब ये इंटरप्ट करते हैं, तो आप सोच लीजिए क्यों इंटरप्ट। बोलो ना भाई। अरे आपके परमिशन से थोड़ी बोलूंगा भाई, सुन लीजिए। आप 240 हमें दिया है, आपको 37 दिया है, तो समझ लीजिए इस बात को। अब सोच लीजिए। अब अमीश जी बिना इंटरप्शन, अमीश जी मैं आपसे एक इंटरवेंशन चाहता हूं। 1 मिनट आप मेरे पास आ सकते हैं? 1 मिनट रिक्वेस्ट, बोलिए। 1 मिनट 10 सेकंड ही लूंगा। जी जी। इन्होंने कहा कि पैरोल हम ग्रांट करते हो राम रहीम को। आप हेडलाइन पढ़िए, पूरा हेडलाइन पढ़िए। पेरोल ग्रांटेड एज पर लॉ, फॉर्मर हरियाणा सीएम ऑन राम रहीम पेरोल कॉन्ट्रोवर्सी। ये कौन है फॉर्मर सीएम? नाम पढ़िए फॉर्मर सीएम का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये कौन सी पार्टी में? कांग्रेस पार्टी के। ये कौन समर्थन कर रहा है राम रहीम का? अभी कौन? कांग्रेस पार्टी राम रहीम का समर्थन करती है और ये मुझे बोल रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं। जी जी। अब सुन लीजिए, पूरी बात सुनने दीजिए, सुनने दीजिए जनता को। सरकार ठीक है, अब आपने ओके राम रहीम विषय नहीं है। नहीं, राम रहीम विषय नहीं है। कन्विक्शन के बाद तो किसी रेपिस्ट को समर्थन नहीं करना चाहिए। ये भी हेडलाइन पढ़िए सर। इनजस्टिस डन टू गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव। कन्विक्ट होने के बाद पॉक्सो एक्ट में गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुआ। इन्होंने कहा बेटी के साथ नहीं, गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय हुआ। मैं चुनौती देता हूं कि बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी अखिलेश यादव पर कार्रवाई करे। एक बार पूछे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन एक प्रश्न जो कि जनता के बिहाफ में मैं पूछ रहा हूं। मुझे बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया कपिल सिब्बल आपने उनको राज्यसभा भेजा, इंडिया अलायंस की बैठक में वो थे। कपिल सिब्बल अगर वो बंगाल सरकार को भी डिफेंड कर रहे हैं, वो कोर्ट में हंस रहे हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने उनको टोका, बोला ये मुस्कुराने का विषय नहीं है, एक जघन्य अपराध हुआ एक लड़की के साथ, हंसने का क्या विषय था? अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े रेप के इंसिडेंट पे हंसने का विषय क्या था? आप बस इतना बता दी, हरियाणा में सरकार किसकी? हरियाणा की में सरकार किसकी है? अभी बोल के निकल के नहीं, बस सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। पेरोल कौन? बीजेपी सरकार की से बिना अनुमति के नहीं मिल सकता। और आप चले जा रहे हो बीजेपी कांग्रेस की सरकार पे पीछे की। पेरोल अभी मिला 21 दिन का, अभी मिला है, सरकार बीजेपी की है। और झूठी बच्चों के साथ झूठ बोल रहे, ताली पिटवा के बच्चों को झूठ बोल रहे। सरकार बीजेपी की बताइए किसकी सरकार है? आप बताइए सरकार किसकी है हरियाणा के अंदर में? बीजेपी की। तो बंगाल में सरकार किसकी है? अच्छा, बंगाल में सरकार किसकी है? यही दिक्कत है। बंगाल में सरकार किसकी है? इस लॉजिक से बंगाल में सरकार नहीं, पर इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा देखिए, ये डाइल्यूट, आप लोग दोनों डाइल्यूट कर रहे हैं मेरे सवाल को। जनता जनार्दन चाहती है कपिल सिब्बल क्यों मुस्कुरा रहे थे, उसका जवाब चाहना। हाँ में आप हाथ खड़ा करिए जो जवाब चाहते हैं। सर ऑलमोस्ट 95% लोग जवाब चाहते हैं। कपिल सिब्बल वकील हैं,
अब उन्होंने वकालत में वहां पे क्या किया, ना मैंने वो वीडियो देखा है, ना मैंने वो घटना 3 दिनों के वीडियो नहीं देखा आपने? वैसे आप सुबह शाम टीवी पे बैठे रहते हैं। वकील क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो आप? ये कोई सवाल हुआ? ये कोई सवाल हुआ? आप बताइए, कोई सवाल हुआ कि वो अभी मैंने चलाया वीडियो, बहस कर रहे हैं और आप हमसे पूछ रहे हो कि वकील क्यों हंस रहा था? अरे वकील से पूछिए, उनसे पूछे कपिल सिब्बल जी से क्यों हंस रहे थे, हम जवाब देंगे। कपिल सिब्बल जी हंस क्यों रहे थे? कमाल है भाई। कपिल सिब्बल पे 10 सेकंड कपिल सिब्बल पे जी, वो कानून का मजाक उड़ा रहे थे, न्याय का मजाक उड़ा रहे थे। या तो वो ये समझ रहे थे क्योंकि घटना बहुत बड़ी करके बताई गई और घटना बहुत छोटी है। कोई भी व्यक्ति जो हंस सकता है रेप देखा नहीं अभी तक वीडियो, कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम, कोई भी व्यक्ति जो हंसेगा इस तरह से कानून की दलीलें देते वक्त, वो भी सर्वोच्च अदालत में, तो उसको टोका गया है कि आप हंस क्यों रहे हैं, बताया गया है। कपिल सिब्बल चुप रहे उन बात पर कि 4 घंटे देरी क्यों हुई उनके माता पिता को मिलाने में, 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों हुआ, तो नहीं उनके पिता ने कराया, हॉस्पिटल ने क्यों नहीं कराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वो मोटो लिया है, इस मामले को वो देख रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ अमिश देवगन जी कि सारे राज्यों का अनुराग भदौरिया जी ने हवाला दिया कि सब जगह न्याय हो। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करा के देख लीजिए, कोलकाता की तमाम महिलाओं के साथ न्याय हो, ये नहीं कहा उन्होंने। संदेश खाली में रेप हुआ, ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया सबको पता है। एक मुस्लिम महिला को सरेआम छोपरा विधानसभा में जेसीबी नाम के, ताजिमुल नाम के एक व्यक्ति ने कोड़े से पीटा, डंडों से मारा। उसके बाद टीएमसी का विधायक कहता है कि यह महिला ठीक नहीं थी और यहां पे शरिया का कानून के हिसाब से हमने उसको ट्रीट किया। अनुराग भदौरिया जी का मुंह नहीं खुलेगा, रुक जाइए, अब मुझे बोलने ही दे दीजिए। रेप पर, महिला हिंसा पर, कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, किसी राज्य में हो, हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक होना पड़ेगा, चाहे कोई मसला हो। आपने अगर उठाया, साथ में आपके, अगर आपने उठाया जंतर मंतर का, जंतर मंतर में पहलवान बेटियां जो बैठी थी, बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और मिलेगा, मिलकर रहेगा, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस मसले को देख रहा है। किसी भी राज्य में हो, मैं नहीं करना चाहिए। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, कुछ सवाल कोई पूछा जाता है तो सवाल पूछ सकता है। सर न्याय तो मिलेगा, लेकिन इतना देर क्यों हो जाता है? न्याय मिलने में इतना देर क्यों हो जाता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भावों से भी भरे हुए हैं। मैं इन दोनों बेटियों का, बहनों का जवाब देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार की, किसी भी सरकार की अप्रोच बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि बलात्कारी को बचाने के लिए, बेटी के ऊपर ही दोष डालने के लिए, मैं आपको बताऊं ये नार्को टेस्ट का मतलब क्या है कि लड़की वहां पे खुद से गई थी, लड़की के कैरेक्टर पर। अभी जो इन्होंने कहा ताजमुल वाले केस में लड़की के कैरेक्टर पर सवाल। आपने देखा होगा कि संदेश खाली में भी ममता दीदी ईदी अमीन है, दीदी अमीन है, पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं 5000 रुपए लेकर आरोप लगाती है। पार्क स्ट्रीट और नाडियाड का रेप केस 10 साल पहले, 5 साल पहले जब हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये लव अफेयर गॉन बैड। और यहां पर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महिलाओं के चरित्र पर सवाल, कि लड़की गलत है। और इस अप्रोच से जब कार्रवाई शुरू होती है तो आप संजय रॉय से लेकर संदीप घोष को बचाते हैं। मृत्युंजय तिवारी, आप इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, एक बात बताइए, ये विचारधारा के साथ समझौता हो सकता है? इंडिया अलायंस की एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 की धारा को वापस लेके आएंगे और कांग्रेस उनके साथ अलायंस कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? समर्थन में आप इसके? देखिए, ऐसा है कि धारा 370 पर बहुत गंगा से पानी बह गया है और हमारे इंडिया अलायंस के, तो समझाइए ना फारूक साहब को। समझाने की जरूरत नहीं, समझाना हमको बीजेपी को है। क्या कि जो धारा 370 पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इनको मतलब, ठीक कहा, इनको मतलब नहीं है आम लोगों की समस्याओं से, मजदूरों, गरीबों, नौजवानों, किसानों से। तो आपके नेताओं ने बोला। ये अभी ज्ञान दे रहे थे, हर बात में अगर लैपटॉप पे दिखाएंगे तो लाइव डिबेट क्या लेकर आ रहे हैं आप? हम लोग को ही बोल दीजिए लैपटॉप लेके आएंगे, ऐसा थोड़े होता है। देखिए ऐसा है, हर चीज में लैपटॉप कहां जाने, मैं क्या कर सकता हूं भाई? जो परवजल रे पन्ना के लिए रावड़ी बांट रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे, उस पर क्यों चुप हो जाते? बोलता हूं। जो मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है बीजेपी के नेताओं से, उस पर क्यों चुप हो जाते हैं? अगर कोई माताओं बहनों पर, कोई बेटियों पर अगर अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ कोई दल हो, कोई दोषी हो, उसको फांसी मिलना चाहिए। और ये भाजपा करती है। भाजपा जब बंगाल में होता है तो उसमें कहेंगे कि ये तो ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए, और जब इनके राज्य में होगा मणिपुर में तब सरकार को बचाएंगे। अच्छा, ये लैपटॉप के साथ आपकी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, लैपटॉप पर हमको इसलिए दुश्मनी है, जब ये लाइव डिबेट है,
तो हमारे भाई क्या करते हैं, वो लैपटॉप पर तो सब बच्चा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अब लैपटॉप अगर अलाउ आप कर देंगे, हम लोग भी लेकर आएंगे और सब चीज लैपटॉप से दिखाएंगे। तो कल तक कांग्रेस की तरफदारी करने वाले आज भाजपाई बने हुए हैं, सुनिए। इसके बाद वो भी लैपटॉप दिखा रहे हैं। सुनिए, अरे भाई मुंह कम पड़ रहा है क्या? आपको तो इतना अच्छा भगवान ने तुरंत दिया है, इतना आवाज बुलंद दिया, अब मैं बोलूं? लैपटॉप लेके क्या घूमते हैं? ठीक है। अच्छा, ये बात तो सही है कि मैं एक समय पर कांग्रेस में था, अब बीजेपी में हूं, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कि फिर आ जाइएगा, पूरा बीजेपी साफ हो रहा है। मृत्युंजय, वैसे साफ सफाई तो हो रही है, आपकी बिहार से हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। अब देखिए, अब अपने अपनी बारी में अभी आपने अभी देखिए एक एक करके बात, कई सारे भाई सुनिए ना, इस प्रकार से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अमीश जी उन्होंने अपनी बात, अमीश जी उन्होंने डिस्टर्ब, अमीश जी अब डिस्टर्ब करने का अधिकार है क्या? अभी लैपटॉप निकालिएगा, लैपटॉप निकालिएगा, अमीश जी लैपटॉप निकालिए, फोन निकालिए, सब कुछ निकालिए, लेकिन हम उनको जवाब देने दीजिए। अरे भाई अमीश जी क्या उत्पीड़न का, चलिए अमीश जी, लेकिन देखिए, लेकिन आप बार-बार हाफ और साफ की बात करें। कई ईटीजी का ओपिनियन पोल आया है, सी वोटर का ओपिनियन पोल आया है, जिसके अंदर हरियाणा में दिक्कत लग रही है, जहां चुनाव है वहां बीजेपी फंस सकती है हरियाणा के अंदर। सबका जवाब है जी। ये बात सही है कि भाजपा वाले लैपटॉप निकालते, आपकी तरफ बंदूक नहीं निकालते। जंगल राज किसने बनाया? बंदूक निकाल के। ये देश की जनता देखती है। सुन लीजिए आप, नहीं अमीश जी ये नहीं हो सकता। अमीश जी हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं, हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता। लैपटॉप निकाल, हर वाक्य में डिस्टर्ब, अमीश जी हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अमीश जी हर वाक्य में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपने बोला, अब उनको बोल दीजिए। अमीश जी हर वाक्य में डिस्टर्ब, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, आपके बंदूक वाले समझ गए, मतलब कि यही है बंदूक वाले समझ गए। चलिए अमीश जी, तो आप मुझे कुछ भी बोले, आप मुझे कुछ भी बोले। आपने इशारा करा बंदूक, इन्होंने बंदूक कहां निकाली? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, बंदूक लेके कहां चल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, हम कलम लेकर के 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव। अमीश जी मैं चिल्ला के डिबेट में जब आते हैं, मैं भी चिल्ला के डिबेट कलम बांटने अमीश जी ये तरीका नहीं है। अब देखिए ये फ्लो को तोड़ रहे हैं, अब ये फ्लो को तोड़ रहे हैं, मैं उसके सत्य पर अब ये फ्लो को तोड़ रहे हैं। उन्होंने 40-45 सेकंड मुझे बोला, बहुत कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं हम बोला। तो सबसे बाद में आए हैं, मुश्किल से 3 मिनट नहीं बोला, ये करे चाहे। आपकी सीट 4 है, आपकी सीट के हिसाब से आपको समय मिला है भाई, मेरी 240 है, आपकी 4 है। भारी है। अरे बंदूक कोई, अच्छा ये क्लैरिफाई कर दीजिए, वो परेशान हो रहे हैं कि उनके पास बंदूक नहीं है। भाई ऐसा है, बंदूक नहीं है ना। ये दिल्ली में पुलिस आपकी, यूपी में पुलिस आपकी, ये ना पकड़े जाए। ऐसा है जी कि ईडी सीबीआई सब इनका है, पुकारे बंदूक हमारे पास है। जब आतंकी और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा आंखें इनकी नम क्यों होती है? अतीक के लिए और अंसारी के लिए। तो मुझे लगता है कि बंदूक और बंदूक वालों के साथ कौन है सबको पता है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस से बीजेपी आया, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाला तो लालू जी को जेल में डाला तो उन्होंने बेटी का नाम मीसा रखा था। जिस व्यक्ति ने अपने बेटी का नाम उस कानून पे रखा जो इंदिरा गांधी ने कानून लगाकर अपने आप को बंद करवाया था, इनके नेता को, आज उनके साथ बैठे और मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अनफेयर है। देखिए अभी टीम एनडीए से देखिए आप लोगों को लाइव, जो मेरे इतिहास पे सवाल उठाते, अपना इतिहास बेटी का नाम मीसा रखकर उसी मीसा की जो इंदिरा गांधी के बेटे और पोतियों के साथ जाकर गठबंधन करते और मुझ पे सवाल उठाते, मुझे लगता है इतना हिपोक्रेसी लेकर कहां से आते हैं। मुझे पूरी बात बोली। आज मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने 370 पे आपने बात छेड़ी थी, आपको पता है ये संविधान बचाओ इनके अलायंस का नारा था ना? नहीं था। जब तक 370 लागू था, जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था और भारत के हर हिस्से में वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, पर जम्मू कश्मीर में नहीं मिले। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को वहां पर अधिकार मिला। यह इसके खिलाफ है क्या? और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, वो कहते हैं हम अगर जीते तो हम 370 री-इंपोज करेंगे। आप पूछ लीजिए कि 370 के साथ है, 370 के खिलाफ है। सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है। अन्याय देखिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। सत्यप्रकाश, ये चुनाव देश का तो है नहीं, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, तो 370 को वापस कैसे लेकर आएंगे? राहुल गांधी यदि ऐसा कहते हैं और उमर अब्दुल्ला भी इस बात को वहां की जनता को कह रहे हैं, तो वो जनता जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, जिसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण की बात कही जाती है। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, देश में इन 3 पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ, तो इनको अपना स्टैंड 370 पे क्लियर करना होगा।
हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता तो ये बोल क्यों रहे हैं? के लिए, विकास के लिए और उनकी भलाई के लिए इस बात को राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि ईगो पे लेके बैठे हैं वो कि 370 अगर नेहरू जी ने लगाया तो उनके खानदान में सब लोग उसको चलाएंगे। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जी भारत जोड़ो यात्रा में बर्फ खेल रहे थे, तो उसमें थोड़ा 370 भी उन्होंने राम नाम का माला जपा नहीं, 370 का जपते रहते हैं। मेरा मानना है कि जनता को गुमराह मत करिए। लेकिन क्या वाकई गठबंधन के लिए विचारधारा और देश हित के साथ अनदेखी हो रही है? क्योंकि 370 की बात करके यही बात हो रही है। क्या विचारधारा के साथ भी समझौता हो रहा है? उद्धव ठाकरे ने क्या विचारधारा के साथ समझौता करा है? यह भी बहुत बड़ा विषय है इस दौर में। संजय गुप्ता आ गए स्टूडियो, जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकेंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या? समझौता अपनी विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए उद्धव जी अपने तो कांग्रेस का पटका क्यों डाल लिया? नहीं, कांग्रेस का कोई पटका डाला, किसी साथी से हाथ मिला लेने से कोई ऐसा नहीं पटका डाला जी। पटका डालने से अगर कोई किसी के फंक्शन में गया है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। चलिए अभी इसमें आगे बात होगी कि विचारधारा को त्यागा कि नहीं त्यागा, लेकिन शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। क्या विचारधारा के साथ और साथ ही साथ देश हित के साथ समझौता हो रहा है? हमने देश हित के साथ समझौते की बात करी, विचारधारा के साथ समझौता हो रहा है। मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूं। ये उद्धव जी के ही साथी है और उद्धव जी है जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत एक संविधान होना चाहिए और 370 हटना चाहिए। आज इन्हीं के अलायंस के जो लोग हैं एनसी, वो कहते हैं 370 वापस आना चाहिए। पूछे इनसे 370 हटाने के पक्ष में या उसके साथ है? दूसरी बात, दो छोटे और सवाल। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी, सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग भदौरिया, इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ हैं वो। ये समझ नहीं है, ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है। और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं? एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको? 3 अच्छा, मतलब कौन सा? लेकिन पॉइंट ये है कि उद्धव ठाकरे का जो कांग्रेस का पटका डालने वाला विषय है उसको बीजेपी बड़ा बना रही है। लेकिन सवाल कुछ है, क्या सवाल है आपको? बोलिए। 370 पे मेरा सवाल है, इंडी गठबंधन से जी। सर ये चुनाव से पहले तो ये संविधान लेके करते थे, ये संविधान खतरे में है, फिर ये 370 वहाँ पे लागू क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल मुझे पूरी इन लोगों सभी लोगों से है, सर बलात्कार वर्सेस बलात्कार क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है कि ये संविधान लेके घूम रहे थे, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। दूसरा भी आप ही की तरफ है, 370 दूसरा भी आप ही की तरफ है। आप कहां खुश होने लगे? कम से कम 370 पे तो सवाल है। वैसे तो हम संविधान लेके, संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, अब क्या हुआ संविधान का? हम आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपने सुविधा अनुसार करेगी। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की अगर मंशा किसी के अंदर है, पल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पल रही है। आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम नहीं बिना दिलाए आप 45 लोग भर्ती करना चाहते थे। क्यों भर्ती करना चाहते थे? फिर लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? जब आप नहीं जब लेटरल एंट्री आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर लेंगे तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी हो रही थी? इसके मतलब आरक्षण छीनने की आपकी मंशा थी और आप अपने जैसे विचारधारा के लोगों को भर्ती करने की मंशा आपकी थी, तभी आपने 45 भर्तियां निकाली थी। बाद में हम लोग खड़े हुए संविधान की रक्षा के लिए, तब आपने वापस की। इसी तरह से आपको वापस करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, अग्निवीर योजना भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपको लागू करनी पड़ेगी। हम लागू करवा के रहेंगे। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। नो जवाब। अब मेरी पूरी बात से बोलोगे, जवाब तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर दोगे ना आप। तो ये बोलो, घुसपैठ मत कीजिए ना। वो तो रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने काम। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई, अरे रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको। मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या ही मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाले। सुन लीजिए दूसरी बात, इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब बोल रहे मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए। और आखिरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनका चेक करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने, उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर के फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब आप आज हमें कह रहे हैं नकली। लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा? नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे एक शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले हैं, उनके किसी भी गठबंधन के साथ हो गए ना, गठबंधन के साथी तो ये भी रहे हैं, लेकिन उनके किसी विचार को। जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी तो सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। हिंदू विरोध था। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आलोक शर्मा के नहीं। देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है, और अपने गठबंधन तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? नीतीश कुमार ओके बोलिए, जवाब। नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है। आप इस बात को समझिए। नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए हिंदुत्व के विरोधी है। वो उन्होंने साफ बोला है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी है, पीडीपी का हिंदुत्व विरोधी नहीं है। ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। 30 साल आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि
लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन कौन, लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी सहमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते हैं जो विरोधी हो गए अपने आप को कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, सुनिए ना, वो मूड में नहीं चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए, ये वो पार्टी को गाली मुझे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए, सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार-बार ऐसी बात आप सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। भैया गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। ये नफरत फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं। ये इनके पास, हमारे पास तो उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए, वहां क्या कहा बताइए। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजीव गांधी को समझने हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग बेरोजगारी महंगाई की बात करने वाले लोग हैं। ये कुछ कह रहे हैं, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन से। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बनाया है, चलाया है, और आज भी कांग्रेस के कारण ही हमारा देश चल रहा है। वो ठीक है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, चाहे मोदी साहब है, अपने तरीके से एक रिनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस ने इस देश को आजाद नहीं कराया, या कांग्रेस ने इस देश को चलाया नहीं। ऐसा नहीं है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा, आपने समझाया, राहुल ने समझाया, बिल्कुल पढ़ाया हमने। अब आने के बाद अब वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं बोलते, हम हमेशा से वीर सावरकर जी के साथ। इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को? समाजवादी पार्टी भी समझेगी, इनको हमने क्या समझा। अबू आदमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, ये कह रहे हैं आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, हमें चेक कर लीजिए, आप किस पार्टी चेक करेंगे। 5 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए प्रवक्ता के तौर पर आते हुए। मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस तरफ। अगर मैं सही बात बोलता हूँ तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव ठाकरे जी का क्या लाइन है ये ना बोलिए। क्या आप जान क्यों रहे उन्हें भाई? मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा? आप उद्धव ठाकरे जी की बात, उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला हो बताओ। अब अमीर जी के चक्कर में पड़ रहे हो। जो बोला उन्होंने मैं पर समर्थन। अमीर जी के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप उद्धव जी क्या कहते हो बताओ ना। देखिए, अनीश जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी के समझने में गलती हो सकती है। हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया राइज कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये परेशान हो गए दोनों। एक बात पूछना चाहता हूं, रामचरितमानस को कोई पोटेशियम साइनाइड बोले तो वो हिंदू के खिलाफ है? बिल्कुल है। इन्होंने बोला है, इनके मंत्री भी चंद्रशेखर ने बोला। बोलिए, खंडन कीजिए। जी, हमारे देश का दुर्भाग्य कि ऐसी अरे क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट देने के बावजूद भी तो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा। मैं तो
दोनों में से कोई आदमी एक पंक्ति सुना कर दिखा। अरे नहीं बोल सकते, आप ही पढ़ो, पर इनको समझाओ। पंडित है क्या? रामचरितमानस रामजी का विषय है, ये बच्चे रामचरितमानस की 2 पंक्ति। हमको धार्मिक पंडित है क्या? हमको धार्मिक पंडित है क्या? यहाँ पे ये लाइन सुनाने के लिए आए हम? इतना लंबा लंबा आप लोग एक ही अलायंस हमारे अलायंस में है, लेकिन आप कहीं माइक लगा कर घबरा रहे हैं इनको। अमित जी एक वाक्य, ये क्या हो गया है? वास्तव में गुप्ता जी जो विचारधारा पे चले थे, जो उनकी पार्टी जिस विचारधारा को जन्म भारत में दे रही थी और जिस पे लगातार बाल साहब ठाकरे ने काम किया, वो विचार उनमें जग गया। लेकिन संजय गुप्ता, आपसे एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पाला बदलने वाले हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना शिंदे गुट पे जाने वाले, ऐसा तो नहीं है आपका मामला? नहीं, देखिए हमारी पार्टी में जिस तरह से 2 फाड़ हुआ और जिस तरह से 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया और उसके बाद जो सब चलता रहा, उससे हमारी पार्टी के अंदर बहुत से लोगों में आज भी बड़ी असमंजसता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया या एकनाथ शिंदे जी ने छोड़ दिया या उद्धव जी ने छोड़ दिया है। सर, ये जिस तरीके से शिवसेना के विचारधारा को बता रहे हैं, ये पता नहीं किस शिवसेना के विचारधारा को बता रहे हैं, किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे हैं? और इंडिया गठबंधन में होके ये किस तरीके की बातें कर रही है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन। ये कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन में। ठीक है, कुछ और सवाल? ओके, जिसने सवाल पूछ लिया वो ना पूछे बस। सर, मेरा समाजवादी पार्टी से है, इनके नेता फैजाबाद लोकसभा से चुने गए हैं अवधेश जी। उन्होंने कहा था, उनसे बोला गया था कि जय श्री राम, सांसद जी उन्होंने जय श्री राम ना बोला, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा जग जाहिर है। मैं जानना चाहता हूँ वो विचारधारा क्या है? विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है समाजवाद, हर किसी का सम्मान करना, हर जाति धर्म का सम्मान करना, हर व्यक्ति का। एक मिनट मेरी बात करें, बीच में टोकिए। धर्म मेरी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म के नाम पे हम जाके राजनीति नहीं करेंगे। धर्म मेरी आस्था का विषय है। हम तो कहते हैं रामचरितमानस में सुना सकता हूं, इनमें से कोई सुना दे। बार बार यहां पर बोला जा रहा है श्री रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाइए, पंक्तियां सुनाइए। जूते पहन के आप श्री रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाना चाहते हो एक दूसरे के साथ? नहीं, मैं नहीं आ रहा होने दूंगा। गलत है। सवाल यह है कि इनके नेताओं ने कहा पोटेशियम साइनाइड है, पॉइजन है, तब इन्होंने क्या विरोध किया? आपने विरोध किया चंद्रशेखर पार्टी में। और आखिरी दौर है, एक मराठी मानुष की बात है। किस बात पर कहा? वो जस्टिफाई कर रहे हैं। का चुप साधो रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो कार्य कट। अब यह है क्या? रुक जाइए, सुंदर कांड में है, जब सुग्रीव कह रहे हैं हनुमान से कि आप जो है सबसे शक्तिशाली, आप ये समंदर लांग सकते हैं, आप चुप क्यों हैं? तो देखिए, कम से कम रामचरितमानस जो घर घर गाया जाता है कि करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, तो ये प्रवचन देने के लिए नहीं। अब रामधारी से नहीं, आपने बार बार कहा है, कमाल की बात कर रहे हैं आपने, सबके सामने आपने खुद बोला श्री रामचरितमानस सुनाओ। आप बोलते हैं कि धर्म की बात मत करो, फिर बोलते हो रामचरितमानस सुनाओ, और आप कह रहे हो डिबेट कहां लेके जा रहे हो। गलत है। मराठी मानुष को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया, उसको लेकर पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बहुत प्रदर्शन भी चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे मराठियों को इस तरह से कह देना गलत है? कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस बयान को दिया। राहुल कनाल हैं, उन्होंने इस मामले पे कंप्लेंट दर्ज करी है। मिलिंद देवड़ा ने बयान दिया है। बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता बोल रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री भी इस विषय पर बोले। क्या आपको लगता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दे दिया है। क्या आपको लगता नहीं है मराठी मानुष को लेकर एक कम्युनिटी को पूरा बोल देना कि वो रेपिस्ट है, गलत है या सही है? आपकी राय में गलत। देखिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत है। आप क्या कहते हैं? के विषय में बोला जाता है कोई भी किसी भी समाज को, किसी के मैं नाम ले रहा हूं, हम कह रहे हैं कोई भी अगर ऐसा बोला है तो हम समझते हैं कि ये गलत है। लेकिन किस संदर्भ में कहा है ये भी देखना। परंतु कहां से आ गया इसके अंदर? ठीक है जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अच्छी बात की है मृत्युंजय जी ने, मैं उनका समर्थन करता हूं, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो हिंदू टेरर बोला था, और इस्लामिक जिहाद कभी नहीं बोलते। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसको इस्लामिक जिहाद बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। तब बोलते टेरर हैज नो रिलीजन, पर बलात्कारियों का धर्म होता है, निंजस का धर्म होता है, और आतंकियों का हिंदू धर्म होता है। इस पर बोलिए कि किस प्रकार से आपने मराठी मानुष को गाली दी। ये सिर्फ मराठी मानुष का अधिकार नहीं है कि उसको बलात्कारी ना बोले। किस बात पे बहस हो रही है? मुद्दा बहस हो रही है कि आप बताइए अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है,
आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा लोगों को, आप बताइए कैसे महंगाई और बेरोजगारी खत्म होगी, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते आप मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। कहां से बात कर रहे हैं, बात हो गई, चर्चा हो गई। सर पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और जैसा कि हम देखते जा रहे हैं जहां भी आपको मौका मिलता है आप सरकार बना देते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिला तो फारूक अब्दुल्ला के साथ भी गवर्नमेंट बना लेंगे? सवाल फारूक अब्दुल्ला के साथ भी आप सरकार बना लेंगे? देखिए, हम तो वो लोग हैं कि 370 हटाने की बात हमने 1950 से की थी, हमने यूसीसी लाने की बात 1950 से की थी, राम मंदिर का संकल्प 50 से लिया था, संविधान, अरे सुन लीजिए ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोग ने 70 से लिया था, और जो भी हमने बोला था आज वो हमने किया है। हमें बता दीजिए, 370 के लिए तो हमने पीडीपी को लात मारकर निकाला, इन्होंने पीडीपी को ले लिया जो कहती है कि आतंकियों से बातचीत करो। किसी के साथ किसी को भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री हो गए हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया है। उन प्रश्न ये भी है, और साथ ही साथ किसी को भी आप किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। अजीत दादा पवार के साथ अलायंस कर लिया, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा है, देखिए सुन लीजिए, सत्ता में आने के लिए तो 272 चाहिए, सरकार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए तो 543 लोग की जरूरत है, सारे सांसदों की जरूरत है। तो क्या कल राहुल गांधी के समर्थन की हमें जरूरत नहीं देश चलाने के लिए? पर सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी देश का समर्थन कर रहे हैं या सोरोस के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अच्छी बात बढ़ रही है, लेकिन किसके दम पर बढ़ रही है? इसीलिए तो ये यूपी छोड़कर नेशनल में आ गए हैं। सुन लीजिए, ये किसके दम पर बढ़ रही है? सुन लीजिए, अरे देखिए ना, आप तो 4 पर निपट गए। सुन लीजिए, आप 4 पर निपट गए, पर लेकिन सपा ने तो आपको यूपी के अंदर हराया है, 37 सीटों पर जीत के आए। क्योंकि हम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पे नहीं करते इसलिए हार रहे हैं। मैं बताता हूं, कर्नाटका में इंडिया अलायंस की सरकार है, सुनिए ना, तो नहीं है क्या? पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली दाम सब बढ़ा दिए हैं। बताइए कि अगर यूपी में सस्ता कर दो, अरे यूपी में सस्ता कर दो, कर्नाटक में 105 है, यूपी में 97 है, दोनों सस्ता कर दीजिए। कर्नाटक भी सस्ता कर दो, उत्तर प्रदेश भी सस्ता कर दीजिए, दोनों सस्ता कर दीजिए, महाराष्ट्र में भी सस्ता कर दीजिए, हिमाचल में भी सस्ता कर दीजिए। जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं, कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन हर सरकार अपनी एबिलिटी के साथ काम करती है, लेकिन आने वाले दिन बड़े सियासत में बड़े भारी होने वाले हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। संजय गुप्ता, आपका विशेष धन्यवाद, आपने इस चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।